जय हिंद साथियों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ द अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये पार्टनरशिप क्या होता है, ये कैसे होता है, ठीक है, कैसे क्रिएट होता है, ये सब हम लोग अपन समझेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप यहाँ पे क्या होता है, तो चैप्टर का नाम जैसे क्या है कि ये पूरा लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बोलते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932। ठीक है, ये 1932 के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये पार्टनरशिप एक्ट चलाया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या है? इसके बेसिक बेसिक जितनी भी चीज होते हैं पार्टनरशिप में, वो लोग हम लोग अभी यहाँ पर क्या सीख लेंगे, वो सारा बेसिक्स वगैरह हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे उस सारे बेसिक्स को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भाई पार्टनरशिप क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग। तो पार्टनरशिप क्रिएट होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे एक पार्टनर है। ठीक है, अब ये पार्टनर जो है जिसका नाम क्या है? राम। जिसका नाम क्या है राम। ठीक है, अब ये जो राम नाम का बंदा है, ये क्या करता है? एक बिजनेस स्टार्ट किए हुए है। ठीक है, ये क्या चला रहा है? एक बिजनेस चला रहा है। ठीक है, एक बिजनेस चला रहा है। और बिजनेस इसका किस चीज का है? तो मान लेते हैं एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है। ठीक है, किस चीज का बिजनेस है? ये रेस्टोरेंट का। और ये अपने बिजनेस में ऑलरेडी क्या कर रखा है? लगा रखा है कितना? 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख रुपया जो है अपने बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, बट इसको चाहिए कि भाई अपने बिजनेस को, अपने रेस्टोरेंट को क्या करना है? एक्सपेंड करना है। अपने रेस्टोरेंट को क्या करना है? एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए इसको क्या चाहिए होगा? फंड। एक्सपेंड करने के लिए इसको क्या चाहिए होगा? फंड। तो बोला कि जब एक्सपेंड करेंगे ना इसको, तो लगभग हमको कितना लगेगा? 1 CR लगेगा। 1 CR का मतलब क्या? 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो क्या अभी अभी जब वो 10 लाख रुपया लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में कितना लगाएगा वो? 1 CR लगेगा, यानी 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होगा। तो अब ये 1 करोड़ रुपीज लाएगा कहाँ से? ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया कि भाई ये कहाँ जाएगा? पहले अपने घर, और घर जा करके चेक करेगा कि अपने घर से कितना आएगा। तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इसके घर से 40 लाख रुपया आ गया। ठीक है, इसके घर से 40 लाख रुपया आ गया और 10 लाख रुपया पहले से लगा रखा है। इसका मतलब कितना हो गया? 50 लाख रुपया ये इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कितना चाहिए? 1 CR। 1 CR में 50 लाख रुपया तो इसके पास है। ठीक है, जो कि घर से आया 40 लाख रुपया। घर से आया कितना? 40 लाख रुपया इसके घर से आया। बाकी का पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो राम है, ठीक है, वो राम कहाँ जाएगा? ये जो राम है वो राम कहाँ चला जाएगा? बैंक जाएगा। ठीक है, वो राम कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा। ठीक है, और बैंक में जाकर के क्या बोलेगा कि भाई मैनेजर साहब देखिए, हमको क्या चाहिए? लोन चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए? लोन चाहिए। अब बताओ, कोई भी मैनेजर जो होगा, ठीक है, क्या वो लोन यूं ही दे देगा क्या? कोई मैनेजर जो होगा लोन यूं ही दे देगा क्या? तो इसको लोन देने से क्या कर जाता है? डिनाई कर जाता है। ठीक है, मैनेजर क्या लोन देने से इसको क्या कर जाता है? डिनाई कर जाता है। तो वापस से ये मुंह लटका करके क्या होता है? ये पार्टनरशिप, ये बैंक से वापस आता है। ये गया होता है तो खुल पर के एकदम हंसते खेलते जाता है। ठीक है, और जब वापस आता है उधर से, तो क्या होता है? एकदम मुंह लटकाए हुए रहता है कि भाई हमको पैसा मिला नहीं यहाँ से। ठीक है, बड़ा अफसोस के साथ एकदम आता है घर। अब जब घर आया, ठीक है, तो घर आने के बाद इसको क्या प्रॉब्लम होता है? तो यहाँ पे आने वक्त, ठीक है, इसको मिलता है क्या? घर आकर के मायूस होते रहता है और सोचते रहता है कि भाई क्या यार, अगर मेरे पास अभी फंड होता तो आराम से हम बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, लेकिन जब लौट रहा होता है ना, तो इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, मेरा क्या है? एक फ्रेंड है। ठीक है, ये राम के मन में क्या आता है? एक ख्याल आता है, और राम अपने फ्रेंड को याद करता है। और उसका फ्रेंड क्या करता है? वो मान लेते हैं कि एक इंजीनियर है। ठीक है, वो क्या है? एक इंजीनियर है और बहुत पैसे वाला है। ठीक है, या फिर इंजीनियर या फिर सीए, जो भी आपको मानना है वो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? एक इंजीनियर है और बहुत पैसे वाला है, जिसका नाम क्या है? सोहन। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोहन नाम है। ठीक है, तो सोहन के पास जाता है और अपने सारे बिजनेस आइडियाज को उसके पास बताता है। सोहन को उसका बिजनेस आइडिया भी अच्छा लगता है। ठीक है, और दोनों को जब अच्छा लगता है तो 50 लाख रुपया सोहन देने के लिए क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। ठीक है, 50 लाख रुपया इसके बिजनेस में सोहन देने के लिए क्या होता है? रेडी हो जाता है। तो जब रेडी हो गया, इन दोनों के बीच में क्या बना? एक एग्रीमेंट बना होगा। इन दोनों के बीच में क्या बना होगा? एक एग्रीमेंट बना होगा। ठीक है, और जब एग्रीमेंट बन जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तब क्या होगा? तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम? ठीक है, तो यहाँ बोला कि एग्रीमेंट जब बन गया, ठीक है, क्या हो गया? एग्रीमेंट जब बना, और एग्रीमेंट बन करके, ठीक है, ये कहाँ एंटर करता है? पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है? पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में क्या करता है? इंटर करता है। तो उस पार्टनरशिप फर्म को हम लोग क्या बोलते हैं?
उस फर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। उस फर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो जैसा कि हम बताएं कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक्ट है। ठीक है, और एक्ट को आप समझते हैं कैसे, पूरा का पूरा एकदम एक्ट को जब हमको समझना होता है तो उसको सेक्शन में समझते हैं। तो इसके लिए सेक्शन दिया गया है क्या, सेक्शन 4। इसके लिए सेक्शन क्या दिया गया है, सेक्शन 4। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, ठीक है, हम लोग डिफिनेशन इसका लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act, of the Indian Partnership Act, Indian Partnership Act 1932, Indian Partnership Act क्या 1932, when two or more person, when two or more person, जब दो या दो से अधिक पर्सन, ठीक है, टू और मोर पर्सन इंटर करते हैं कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, इंटर करते हैं क्या, इंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, व्हेन टू और मोर पर्सन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, किस पर्पस से, प्रॉफिट के पर्पस से। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, पर्पस क्या होता है इनका, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो बोलता है व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा पहले, with a mutual agreement, enter into a contract with mutual agreement, with mutual agreement for the purpose of profit, म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं और पर्पस क्या होता है इनका, प्रॉफिट कमाना। पर्पस क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, टू कैरिड all the business activities, to carry all the business activities, that is called, that is called पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप इतना डिफिनेशन लिख करके आइएगा, ठीक है, तो इतना तो सारे लोग लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्या लिख रहे हैं, तो आपको ये वाला ऊपर वाला जो पॉइंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको क्या करना है, ऐड करके आना है अपने आंसर में। ठीक है, अपने आंसर में क्या करेंगे, इतना पॉइंट जो है ऐड करके आएंगे। ठीक है, अब आता है क्या, यह तो हो गया डिफिनेशन। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट टू कैरी ऑल द बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, कि भाई फीचर्स क्या होता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म का फीचर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर्स आता है कि जैसे कि हम लोग ये वाला जो पॉइंट पढ़े हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब राम अकेले था, ठीक है, जब राम क्या था, अकेले था, और अकेले जब बिजनेस करने के लिए सोच रहा था तब ये पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाया था। लेकिन जैसे ही एक और पार्टनर आया तो हम इसको क्या बोले, एग्रीमेंट करो, और एग्रीमेंट करके कहाँ एंटर कर जाओ, पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर जाओ। इसका मतलब मिनिमम कितने परसेंट चाहिए, 2। मिनिमम कितने परसेंट चाहिए, 2। ठीक है, तो यहाँ बोलता है क्या कि 2 और मोर पर्सन, कितने होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन। बोलता है जब 2 या 2 से अधिक पर्सन होते हैं, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पर्सन होते हैं तभी हम पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो मतलब मिनिमम क्राइटेरिया तो पता चल गया कि भाई मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। और मैक्सिमम कितने होंगे, ठीक है, मैक्सिमम कितने होंगे, तो मैक्सिमम कितने चाहिए, 50%। मैक्सिमम कितने चाहिए, 50%। और 50% का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 50 का मतलब ये कैसे 50 पता चलेगा, तो बोलता है कि 50 एज पर रूल, एक लैंग्वेज लिखा होता है, कभी क्वेश्चन में आ जाता है लैंग्वेज लिख करके। ठीक है, कि एज पर रूल 10, एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल, क्या लिखा हो रहेगा, एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। ठीक है, 2014, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, 50। ठीक है, तो बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होंगे, 50। कितने होंगे,
50। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, कि अगर ये लैंग्वेज लिख करके आ गया, सिंपल सिंपल क्या लेके आ गया, ये लैंग्वेज लिख करके आ गया, ठीक है, तो ये लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा तो आपको ये लैंग्वेज पे क्या करना है, फोकस करना है कि अगर एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 14 लिखा हुआ है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे उस केस में 50 होंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद रखना है कितना, 50 मैक्सिमम में, और मिनिमम में कितना याद रखना है, 2। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया क्या, इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ठीक है, क्या लिख करके आता है, इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या है, बैंकिंग बिजनेस है, ठीक है, हमारा क्या है, बैंकिंग बिजनेस है, तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे हमारे पास, तो मैक्सिमम कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं बैंकिंग बिजनेस में, 10 होंगे, और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, वही 2। लेकिन एक और लैंग्वेज आता है इस केस में लिख करके, क्या, एज पर सेक्शन 464, क्या लिखा हुआ रहेगा, एज पर सेक्शन 464, ठीक है, 464 के अकॉर्डिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट, 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, तो मैक्सिमम उस केस में कितने हो जाते हैं, 100, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है। तो यहाँ पे बताएं 2 और मोर पर्सन, ये क्या था, पहला फीचर्स था किसका, पार्टनरशिप फर्म का। तो सबसे पहले हमें मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होंगे, 50, ठीक है, मिनिमम चाहिए 2 और मैक्सिमम कितने चाहिए, 50, ठीक है। लेकिन 50 के लिए एक लैंग्वेज लिख करके आता है, अगर क्वेश्चन में आया लैंग्वेज लिख करके, तो आपको उसमें क्या लिखना है, 50 ही लिखना है। कब, वो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे बताया कि एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 के अकॉर्डिंग अगर बोलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, तो आपको कितना लिखना है आंसर में, 50। लेकिन अगर 464 के अकॉर्डिंग बोला, कितना बोला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464, ठीक है, तो उस केस के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 होंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो जाएंगे, 100, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है क्या, एग्रीमेंट, ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है क्या यहाँ पे, एग्रीमेंट। दूसरा आता है फीचर्स क्या, एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट कितने तरह के होते हैं, तो एग्रीमेंट होता है 3 तरह का यहाँ पे। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं 2 तरह के एग्रीमेंट को, एक होता है ऑरल, दूसरा होता है क्या, रिटेन, ठीक है। एक होता है ऑरल, दूसरा होता है क्या, रिटेन। ऑरल एग्रीमेंट क्या होता है, जब हम किसी से ऑरली यानी बोल करके क्या करते हैं, बोल करके क्या करते हैं हम लोग, एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। बोल करके हम लोग जब एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑरल एग्रीमेंट। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, लिखित में, राइटिंग में, ठीक है, यानी पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बना करके रखते हैं, राइटिंग में जब हम किसी तरह का एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट। तुम सोचो जरा सर, मोहन, राम और सोहन जो बिजनेस कर रहा था, ठीक है, वो 50-50 लाख रुपया लगाने वाला था, तो 50-50 लाख के लिए बताओ वो रिटर्न एग्रीमेंट करेगा या ओरल एग्रीमेंट, बोले क्या बात कर रहे हो सर, ये रिटर्न एग्रीमेंट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, वो रिटर्न एग्रीमेंट करेगा, बिकॉज क्योंकि अमाउंट क्या है वहां पे, बड़ा है, ठीक है, अमाउंट क्या है, बड़ा है, तब उस केस में वो क्या करेगा, रिटर्न एग्रीमेंट करेगा। तीसरा एक एग्रीमेंट आता है क्या, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, ठीक है। इम्प्लाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के बिहेवियर से, ठीक है, किसी के एक्ट से या फिर किसी के बिहेवियर से, किसी के बिहेवियर से आप समझते हैं कि वो क्या है, हमारा पार्टनर मान लिया जाता है, ठीक है, हमारे पार्टनर क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड एग्रीमेंट। उनके पार्टनर के साथ हमारा क्या हो जाता है, एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ए है पार्टनर, बी है पार्टनर और सी जो है, सी पार्टनर नहीं है बट सी जो है पार्टनर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, या पार्टनर की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, यानी हम लोग जितना काम नहीं कर रहे हैं उतना ये आकर के हमारे फर्म में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो हम उसके बिहेवियर को, हम उसके एक्ट को क्या समझ रहे हैं, एक तरह से एग्रीमेंट मान रहे हैं। अगर वो इतना काम कर रहा है तो मेरा भी तो मन करेगा ना कि अपनी कंपनी का कुछ शेयर उसको भी दे दे, ठीक है। तो जब हम ऐसा सोच रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एग्रीमेंट बन गया उसके साथ, ठीक है। किस तरह का एग्रीमेंट बना, इम्प्लाइड एग्रीमेंट बन जाता है, दैट्स इट, समझे। तीसरा आता है क्या, तीसरा क्या आता है यहाँ पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा क्या आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बोलता है जब पार्टनरशिप फर्म हम लोग चलाते हैं, ठीक है, और जब प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बोलता है प्रॉफिट शेयर करना होता है कैसे, या तो एग्रीमेंट बना हुआ है, ठीक है, इफ देयर इज एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट बना हुआ है, ठीक है, तब उस केस में आपको एज पर एग्रीड रेशियो बांटना होता है। एज पर एग्रीमेंट यानी जैसे एग्रीड है, जो एग्रीमेंट में लिख दिया गया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। बट कहीं पे अगर एग्रीमेंट ही नहीं बना हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट में ये क्या है, साइलेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट बना हुआ ही नहीं है, या फिर क्या है, एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट क्या है, साइलेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट साइलेंट है, ठीक है। अगर साइलेंट एग्रीमेंट दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइलेंट है क्या, एग्रीमेंट हमारा, ठीक है। अगर हमारा एग्रीमेंट ही साइलेंट है तब उस केस में क्या करेंगे हम लोग,
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वली प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। समझ में आया क्या? अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो एज पर एग्रीड रेशियो, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो इक्वली क्या कर लेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया तीसरा नंबर पॉइंट। चौथे नंबर फीचर्स पे आते हैं, बोलता है कि हमारा जो बिजनेस होगा ना सर, वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। वो हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे बिजनेस का। ऐसा नहीं कि हम लोग चरस, गांजा, ड्रग्स, ठीक है, ये सब का बिजनेस कर रहे हो। अगर ये सब का बिजनेस करेंगे तो अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करने के लिए हमको ये जरूरी है कि कानून के नजर में क्या होना चाहिए, हमारा बिजनेस लीगल होना चाहिए। हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल बिजनेस होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, तभी हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे क्या कि भाई पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है, ठीक है, वो लाइबिलिटी क्या होता है, तो बोलता है लाइबिलिटी इसका अनलिमिटेड होता है। इसका लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। यानी पार्टनरशिप फर्म का जो लाइबिलिटी होगा वो क्या होगा, अनलिमिटेड। अब ये अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझेंगे। अनलिमिटेड का मतलब होता है, एक होता है लिमिटेड, दूसरा होता है अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है कि जितना अमाउंट हम कैपिटल लगाए हैं, ठीक है, जैसे कि ए है पार्टनर, बी है पार्टनर, तो ये कैपिटल लगाया मान लेते हैं 5 लाख रुपया, और ये कैपिटल लगाया है कितना, 3 लाख रुपया। ठीक है, ये 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया था और ये कितना लगाया था, 3 लाख रुपया कैपिटल लगाया। तो जरा सा समझिएगा यहाँ पे कि अगर 5 लाख रुपया ही लगाया तो अगर लिमिटेड है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल क्या है, लिमिटेड, मतलब सॉरी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, तो मेरा पैसा अगर डूबेगा भी ना, लॉस भी होगा, तो कितना तक लॉस होगा, 5 लाख रुपया तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और बी का कितना लॉस होगा, 3 लाख रुपया तक होगा। बट ये कैपिटल जब, ये लाइबिलिटी जब हमारा क्या होगा, लिमिटेड होगा, लाइबिलिटी जब हमारा क्या होगा, लिमिटेड होगा, तब ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, बट बट अगर हमारा लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, हमारा लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तब उस केस में ये लॉस अगर होगा तो हमने कैपिटल से ज्यादा भी लॉस बियर करेंगे। यानी अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके, ठीक है, पर्सनल एसेट्स को बेच करके भी हमको क्या करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। लॉस क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का अंतर है। समझ में आया? नेक्स्ट आता है क्या यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट। तो बोलता है 6 नंबर पॉइंट का मतलब क्या, नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। ठीक है, सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म कभी भी अपने नाम से, अपना पर्सनल, अपने नाम से कभी भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, कभी भी पार्टनरशिप फर्म जो है, ठीक है, अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बनाता है। यहाँ पे पार्टनर अलग और फर्म अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का क्या होता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पे बोलता है कि अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती है कौन, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट आता है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, तो बोलता है जब कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहा है तो जाहिर सी बात है ना कि ए किसके ऊपर भरोसा करेगा, बी के ऊपर, और बी किसके ऊपर भरोसा करेगा, ए के ऊपर। ठीक है, तो बोलता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के प्रति क्या होना चाहिए, उसका ट्रस्ट मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा तो बिजनेस चला ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, और अगला पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट क्या आता है यहाँ पे एक और पॉइंट है कि प्रिंसिपल, यहाँ पे जो पार्टनर होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पार्टनरशिप फर्म होते हैं, ठीक है, पार्टनर और पार्टनर दोनों एक दूसरे का क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट होता है। प्रिंसिपल और क्या होता है, एजेंट होता है। ठीक है, यानी एक दूसरे के लिए क्या करता है, प्रिंसिपल और एजेंट जैसा वर्क करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है क्या, फीचर्स का लास्ट पॉइंट, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, विदाउट कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर बोलता है सारे पार्टनर से कंसर्न किए बिना, ठीक है, आप पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल ए है पार्टनर, बी है पार्टनर, ठीक है, और सी भी पार्टनर है। ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म में जो इसका रेशियो था वो क्या था, 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6।
अब ए और बी चाहता है ना कि हमारा जो ओल्ड रेशियो है अब हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यानी पहले जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो किस रेशियो में करते थे, 3:2:1 में करते थे। लेकिन जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किस रेशियो में करना चाहते हैं, 5:3:2 में, ठीक है। तो अगर 5:3:2 में अगर तीनों पार्टनर एग्री नहीं हुआ, ठीक है, अगर सी डिनाई कर जाता है, सी क्या कर जाता है, डिनाई कर जाता है, तो आप रेशियो चेंज नहीं कर सकते हैं, आप रेशियो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप रेशियो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी क्या कर गया, डिनाई कर गया, सी क्या कर गया, डिनाई। इफ अगर सी एग्री कर जाता है, ठीक है, सी क्या कर गया, एग्री कर गया, तो आप रेशियो क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते हैं, आप रेशियो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यही इस पॉइंट का मतलब है, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। यानी सारे पार्टनर का सहमति लेना बहुत जरूरी है। अगर सारे पार्टनर का सहमति नहीं लेंगे तब उस केस में हम यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। समझ में आया क्या, दिस इज द फीचर्स ऑफ क्या, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का ये क्या था, फीचर्स था, ठीक है। तो आपको एक बार अपने बुक से अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपके कॉपी पे आ जाएगा, और जब भी एग्जाम होता है, ठीक है, तो आप अपने एग्जाम में क्या कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज द क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का इंट्रोडक्शन, और साथ में क्या हम बताए, उसका मीनिंग, डिफिनेशन, और फिर उसका फीचर्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा किसके ऊपर, पार्टनरशिप डीड, एलएलपी, और फिर इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और इस वीडियो को ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार, ये आपके दिमाग में ना एकदम बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम बताएं तो 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो जाता है, ये पॉइंट जो हो जाता है क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे लेक्चर को देखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।